बिजनेस लीडर्स ऑफ प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच अब खास मेहमान आ गए और इनके ही कंधों पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है, क्योंकि इनको ही आगे बढ़ाना है और इनके कंधों पर है, क्योंकि निवेश और निवेशक, रोजगार, व्यापार इन्हीं के जरिए पहुंचना है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है नंदगोपाल नंदी जी, आप पर बड़ी जिम्मेदारी और आपका इंतजार, और हमने नाम दिया अपने शो को बिजनेस लीडर्स ऑफ प्रयागराज। तो सर बिजनेस लीडर्स ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज को बिजनेस लीडर्स कैसे बनाया जाएगा सर, पहला सवाल ही, और उसके लिए अब तक क्या काम हुआ और कितनी खास तैयारी है, भविष्य का रोड मैप सर। देखिए, प्रयागराज में बहुत उर्वरक ये ज़मीन है, बिजनेस में भी, और यहाँ से तमाम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। यहाँ के अमिताभ बच्चन रहे, यहाँ से फिल्म जगत में भी अपना नाम रोशन किया है बहुत सारे लोगों ने, इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत सारे लोगों ने रोशन किया है, और पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ लोगों ने हासिल किया है। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपने तमाम दर्शकों को उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज को और ख़ास तौर से प्रयागराज की जो यहाँ पर टीम उपस्थित है उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस बात के लिए इंश्योर करता हूँ कि आप आगे आएँ, आप आगे बढ़ें। आपको आगे बढ़ाने में जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं पीछे नहीं हटूँगा। जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ऑडिटर रमेश चंदा जी और आपकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है उसके लिए भी बहुत आपको थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में भी और पॉलिटिक्स में भी हमने जीरो से मुकाम शुरू करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो यहाँ की ऑडियंस इन सब चीज़ों को सुनना भी चाहती है और देखना पसंद भी करती है, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके। सर, अब आपकी सीट को लेकर पहले मेरा आपसे सवाल है, नैनी सीट को लेकर। पहले इस सीट की जो पहचान होती थी उद्योग को लेकर होती थी, लेकिन आज चीज़ें काफ़ी बदल गई है। कहाँ कमियाँ रह रही हैं सर? पीछे जो भी सरकारें रही हैं, आज़ादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीच में एक दौर आया जब एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार बसपा, तो एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा। एक ऐसा दौर था जिसमें कभी ये नहीं सोचा गया कि सड़कें अच्छी हों, कभी ये नहीं सोचा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री अच्छी आए, कभी ये नहीं सोचा गया हॉस्पिटल्स अच्छे हों, कभी नहीं सोचा गया कि एक्सप्रेसवेज बने, कभी नहीं सोचा गया एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। हमेशा और हमेशा ये सोचा गया कि कैसे हम बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, और परिवार से कभी आगे निकल पाए तो जाति तक रह करके सीमित रह गए, कभी कभी पूरे प्रदेश और देश के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अपनी तिजोरी कैसे भरे, अपने लोगों को 100 करोड़ रुपए की सड़क, उसका डीपीआर 200 करोड़ रुपए का बना करके कैसे दे दें, ताकि जो उनका चाहने वाला है, उनका समर्थक है, वो पैसे कमा ले और कुछ पार्टी फंड दे दे तो उनकी तिजोरी भर जाए। तो ये हम लोगों का एक ऐसा दौर था। लेकिन मैं जनमानस को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस प्रदेश की जनमानस को, प्रयागराज की जनमानस को और पूरे देश की जनमानस को। 2014 के बाद देश की पूरी तकदीर और तस्वीर बदली है, और आम जनमानस ने एक, जिसको भी मैंडेट दिया, प्रचंड बहुमत दिया। और प्रचंड बहुमत देने का ही कारण है 2017 में जब हम सरकार में आए
तो दो एयरपोर्ट केवल संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आंशिक रूप से कभी प्रयागराज में चलती थी, कभी कैंसिल होती थी, तो कभी गोरखपुर में चलती थी, कभी कैंसिल होती थी। कभी श्योर नहीं था कि ये फ्लाइट उड़ेगी और जाएगी। केवल दो एयरपोर्ट संचालित थे पूरी तरह से, एक बनारस और एक लखनऊ। मैं इत्तेफाक से 2017 में, इत्तेफाक से क्या कहूँ, हमारे सीनियर्स, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। जो दो एयरपोर्ट थे, आज 10 एयरपोर्ट संचालित हैं और 11 पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हो रहा है, जहां पर 21 एयरपोर्ट होंगे, 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल। जेवर एयरपोर्ट 22 साल से 2002 में ये शुरू हुआ था और 2002 में के बाद केवल चुनाव के समय एक जिन्न की तरह, बोतल के जिन्न की तरह बाहर आता था। चुनाव के समय जेवर एयरपोर्ट खूब चर्चा होती थी, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते वहाँ पर मौजूद रहा और भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो इतना बड़ा बदलाव। पूर्वांचल को लेकर भी सवाल है अभी, अब क्योंकि अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है और 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। धरातल पर पूर्वांचल में अभी तक किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? कितना आपने अभी कार्य किया है पूर्वांचल को लेकर? क्योंकि एमओयू तो साइन हो गए हैं आई थिंक 9.5 लाख करोड़ के, लेकिन धरातल पर सब जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया कि जब हम सरकार में आए 2 एयरपोर्ट था, आज 21 एयरपोर्ट हो गए, 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल, जिसमें से 10 चल पड़े, 11 पर बहुत तेज़ी से काम चला। 10 नहीं, अभी 4 और चले, 14 चल चुके, 7 पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एक्सप्रेसवे के बारे में बताता हूँ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2022 को 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो कुंभ से पहले, आने वाले कुंभ से पहले हम शुरू कर देंगे। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक। इसी तरह से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, 7 एक्सप्रेसवे हम और बना रहे हैं। 6 बन चुके, 7 बना रहे हैं। आने वाले 2025 तक पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश। हमने अच्छा काम किया एविएशन में, तो अब हमें एक्सप्रेसवे बनाने की जिम्मेदारी देगी। एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। अब हम बात करें अगर रेल कनेक्टिविटी की, तो एयर कनेक्टिविटी मैंने बता दिया आपको, एक्सप्रेसवे हमने बता दिया। जो रेल कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी में 16,000 किलोमीटर की हमारे पास रेल की लाइन है और रेल कनेक्टिविटी है। हम ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, जो सीधा मतलब जो मालगाड़ी है उसके लिए अलग ही कॉरिडोर बना रहे हैं। तो आसानी से, सुलभता से जब व्यापार होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहले हमें लॉकलैंड स्टेट कहा जाता था कि हमारे पास, क्योंकि समुद्र का किनारा नहीं होने की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हम सामान नहीं बेचते, हमारा सस्ता ट्रांसपोर्ट नहीं था। अभी आपको मालूम होगा कि वाराणसी से लेके हल्दिया पोर्ट तक हमने वाटरवे भी बना दिया। अब उसको हम प्रयागराज तक लाने वाले हैं, अयोध्या तक लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ है, उसी का नतीजा है कि जब हम इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं फरवरी 2022 में, फरवरी 2023 में हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। फरवरी 2023 में जब इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया तो हमें 33,50,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए। जो 33,50,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए, उसमें हमारी 16 टीम बनी। जितने मिनिस्टर हैं उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर, उनके साथ कुछ राज्य मंत्री, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना करके दुनिया के 17 देशों में और 21 मेजर सिटीज़ में भेजने का काम किया।
तो बेल्जियम भी हम गए, जर्मनी भी हम गए, स्वीडन भी हम गए। तो इसी तरह से पूरे 17-16 जो टीम थी सभी जगह दुनिया के 17 देशों में 21 सिटीज़ में गए हम लोग। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के गौरव को, भारत के मान सम्मान को ऐसे ऊंचाई देने का काम किया, आज भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है और हाथों हाथ लिया लोगों ने। और फरवरी 2023 में जो हमने इन्वेस्टर समिट की वो 33,50,000 करोड़, भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई। 33,50,000 करोड़ के हमें एमओयू प्राप्त हुए। फिर उसके बाद 33,50,000 करोड़ का एमओयू जो प्राप्त हुआ था अपने से बढ़ते बढ़ते 40 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। तो ये 6.5 लाख करोड़ रुपए जो क्रॉस करके और बढ़ गया। 33,50,000 करोड़ जो हुआ था तो पूरी सरकार लगी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सारे मिनिस्टर लगे थे, सारे ऑफिसर लगे थे, सबके टारगेट थे। आप भी जैसे अपना चैनल चला रहे हैं, आपके भी कुछ टारगेट होंगे, सबके सेल्स, सब सेल्स के सबके टारगेट होते हैं। उस समय सबके टारगेट थे, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हर कोई अपना अपना प्रयास करता है एफर्ट्स। बिना एफर्ट्स के अगर 6.5 लाख करोड़ आ गए तो ये इस बात का गवाह है, इस बात को मतलब इस बात की पुष्टि करता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और इन्वेस्टर का विश्वास जीता है। कैश की लिमिट होती है, क्रेडिट की कोई लिमिट नहीं होती। नंदी जी, आपने जिक्र किया कि 40 लाख करोड़ इन्वेस्टर समिट, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, वहां भी 10,000 करोड़ रुपए का बात। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जैसे अभी हम कोई एमओयू करना चाहें आपसे, तो एक एमओयू करते हैं, आप कहते हैं कि हम 10,000 करोड़ का एक प्लांट लगाना चाहते हैं नैनी में, या हम 5,000 करोड़ रुपए का सोनभद्र में प्लांट लगाना चाहते हैं। तो हमने एक एमओयू बनाया और सिग्नेचर हो गया, उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं। कल आप नहीं लगाएंगे तो आपको जेल नहीं होगी, हम नहीं कुछ करने देंगे तो हमको कोई वो नहीं, कोई कानूनी बाध्यता उसकी नहीं है। तो ये तो इन्वेस्टर समिट थी। लेकिन जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई वो ये है कि आपने जमीन खरीद लिया, जमीन खरीद के नक्शा पास करा लिया, नक्शा पास करा के फर्स्ट फेज बना लिया, कोई प्रोडक्शन में आ गया। वो 10 लाख करोड़ की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है वो कोई, वो जो आप धरातल धरातल बार बार कह रहे हैं, वो धरातल पर आ चुका है। 10 लाख करोड़ की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो 10 लाख करोड़ जमीन पर आ चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ है। पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट का मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, मेरठ केवल पश्चिम में होते थे। इस बार है कि बुंदेलखंड में भी हुआ। 46 साल के बाद नोएडा बना था, एकदम उसी तर्ज पर हम बुंदेलखंड में बीडा बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में बीडा बनाने जा रहे हैं और जो बना था करीब 40,000 एकड़ में हम बनाने जा रहे हैं बुंदेलखंड में बीडा। जी बिल्कुल। तो बीडा जैसे नोएडा बना, एकदम उसी तर्ज पर बीडा बनाने जा रहे हैं। वहाँ से जो चतुर्भुज योजना है, साउथ की जितनी भी ट्रेन है, सब कुछ है, वहाँ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। वहाँ पर हम फार्मा पार्क भी ला रहे हैं, वहाँ पर भी 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आया। हाँ, तो ये जो पहली बार है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह है। वो पहले का जमाना गया कि मायावती जी के समय में बादलपुर में ही विकास होता था, मुलायम सिंह जी के समय में क्या होता था कि केवल सफाई में या सफाई के आसपास, इटावा के आसपास होता था, कन्नौज में होता था। अब वो जमाना गया। अब तो 75 के 75 जिलों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने दुनिया के 17 देशों में 21 सिटीज़ में किए, फिर देश के 10 बड़े महानगरों में हमने रोड शो किए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने रोड शो किए और 75 के 75 जिलों में हमें इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जी नंदी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपने पूरे आंकड़े बताए कि ग्राउंड पर कितना उतरा, कितने एमओयू साइन हुए। आप मानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की छवि बीमारू राज्य मानी जाती थी, बिजली का रोना होता था, बिजली आपने कहा, बिजली को ठीक किया, सड़कों का जाल बनाया, हाईवेज़ का आपने जिक्र कर दिया, बहुत सारे हाईवेज़ आपने किए, रेल को कनेक्ट किया, हवाई सेवा भी बेहतर की। लेकिन एक फैक्टर है माफिया, गुंडागर्दी, बुलडोज़र कहें जिसे, आपको लग रहा है कि बुलडोज़र माफियाओं को ख़त्म करना वो भी एक बड़ी भूमिका रही, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ रहा है, निवेशक इसलिए यूपी की तरफ देख रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पहले लोग ज़मीन खरीदते थे, ज़मीन की रजिस्ट्री करा के आते थे सरकारी संस्थाओं से, जैसे यूपी सीडा सरकारी संस्था है। तो जब वहाँ मिट्टी खोदने लगते थे न्यू, तो कोई आके खड़ा होता है, कैसे खोद रहे हो?
तो पता चलता था कि फलाने गुंडे से मिलना पड़ेगा तब यहाँ ज़मीन खोज सकते हो। आज गुंडे माफिया खुद ही डरे हुए, खुद ही भाग रहे हैं, आने वाली उनकी पीढ़ियां डर रही हैं। पहले गुंडे माफिया ऐसा था कि आम पब्लिक को डरा करके रखते थे, आज गुंडे माफिया खुद ही डर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो बदलाव आया है, निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज क्या चाहता है? इंडस्ट्रीज चाहता है कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो तमाम लोगों को रोज़गार देंगे, हम तमाम लोगों को रोज़गार देंगे, अपना सेल करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, तो हम अपना शांति से व्यापार करेंगे, हमें कोई परेशान ना कर सके। तो जब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनी है, गुंडे अपराधियों माफियाओं का समूल रूप से सफाया किया गया है, जो कुछ बचे खुचे हैं उनका भी सफाया हो रहा है। निश्चित रूप से घूस जाला बिलिया में, पिछले चुनाव में चला था कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। तो वो बुलडोजर जो चला तो सारे अपराधी और गुंडे और माफिया आज बुलडोजर को देख करके ही भागते हैं। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई हुई है गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कि आम इंडस्ट्रीज, आम व्यापारी अपने व्यापार को अपनी शांति और सुरक्षा के साथ कर रहा है। सफल महाकुंभ के लिए तैयार है प्रयागराज? आपकी सरकार तैयार है? बिल्कुल। एक आप देखिए 2019 का जो महाकुंभ, 2019 का कुंभ पूरे दुनिया ने, यूनेस्को ने उसको मान्यता दी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कुंभ हुआ, 24 करोड़, लगभग 24 करोड़ लोग आए। हमारे आपके घर में 10 मेहमान आ जाएं, फ्लैट में रह रहे हों, कोठी में रह रहे हों, घर में रह रहे हों, जब 10 मेहमान आ जाते हैं तो हम ही लोग परेशान होते हैं किस मेहमान को किस जगह सुलाएं, किस कमरे में सुलाएं। कोई गुस्सा जाएगा कि बताओ हमको छोटे कमरे में सुला दिया, उनको बड़े कमरे में सुला दिया, या हमको ज़मीन में गद्दा लगा के सुला दिया। 24 करोड़ लोगों का आना और सकुशल स्नान करके वापस जाना और उसकी प्रशंसा करना, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब के देश का, हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, उनके मैनेजमेंट ने, और माँ गंगा जमुना सरस्वती का जो आशीर्वाद है और उनकी कृपा, और प्रयागराज के जनमानस ने इस तरह से इसमें सहभागिता दी, इसमें सहभागिता की कि जिस दिन भी तीज त्यौहार होते थे, अमावस्या है या बसंत पंचमी है, जो भी त्यौहार थे नहान के, उस दिन पूरे सड़कों पर हर जगह लोगों, जगह जगह पे भंडारे चल रहे थे, और अपने घर में अपनी बेटी की शादी में जितना मनोयोग से आदमी करता है उस तरह से लोग भंडारे में इन्वॉल्व थे। सर, प्रयागराज एजुकेशन का हब है, अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर रोजगार के लिए, युवाओं के लिए? देखिए, प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, पहले से उसकी संख्या और बढ़ाने का, उसको डबल करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए रोपवे बन रहा है, ऐसे मैं लिख करके लाया था, बीच में कहीं छोड़ दिया, वो रोपवे से लेकर कहाँ गया वो कागज़ दे दो। प्रयागराज में जो पिछली बार 2019 में हुआ था, उससे भी ज़्यादा विकास कार्यों को लेकर के, विकास, जैसे हम अगर कहें कि प्रयागराज की ख्याति पूरी दुनिया में माँ गंगा यमुना सरस्वती संगम और कुंभ से है। कुंभ की प्राचीन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का अनोखा ये आयोजन होता है, सनातन और दिव्यता और भव्यता वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करता है। हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत के मंत्र को, जैसे विकास किया, हमने आपको सड़कें बताई, हमने आपको एयरपोर्ट बताए, हमने आपको रेलवे बताए। आज आप जहाँ भी जाएंगे आपको विकास, माने रेल पे अगर जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, रेल की खिड़की से देखेंगे तो बगल में एक रेल की लाइन बनती हुई दिखेगी। आप हाईवेज पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2 लेन की सड़क है तो वो 4 लेन की हो रही, आप एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं 6 है तो 8 हो रही। इस तरह से पूरा विकास कार्य, मैंने वाटरवे भी बता दिया, लेकिन हमने इसके साथ साथ विरासत को भी सजोया और संवारा। 500 साल पुराना इतिहास, लोग जो मैंने अभी लंबे समय पर कांग्रेस, फिर सपा, फिर बसपा, ये लोग चुनावों में क्या करते थे कि बीजेपी के लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 6 महीने पहले तारीख बता दिया, सब लोग नफ़ा और नुकसान जोड़ते रहे कि हम जाएं कि ना जाएं, जाएंगे तो हमारा तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी, वोट हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, सब यही सब करते रहे। लेकिन कितना दिव्यता से, भव्यता से
जो 500 साल का पुराना इतिहास था, ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के ये दिन आया और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सब कुछ अच्छे से हो गया और राम मंदिर बन के तैयार हुआ। काशी का कॉरिडोर आप देखिए, विंध्याचल का कॉरिडोर देखिए, मथुरा में कितनी दिव्यता और भव्यता से काम हो रहा है। देखिए हम लोग अभी होली पर, हम लोग यहीं के हैं और प्रयागराज होली की बड़ी तैयारी करता है। प्रयागराज की होली जो पुराने शहर में लोकनाथ चौक, मुट्ठीगंज, बहादुरगंज, वो कपड़ा फाड़ होली होती है, उस होली में लोग महीनों से तैयारी करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। और हम लोगों के पास जो राजनीतिक पॉलिटिकल लोग हैं, उनको फ़ोन आते थे, भैया पुलिस वाले ने बाजा बंद करा दिया, बाजा चालू करा दो, भैया पानी बंद हो गया है, बताइए हम लोग होली के दिन, एक दिन त्यौहार है, पानी बंद हो गया है। इस बार इस चीज़ के लिए फ़ोन नहीं आया, फ़ोन इसलिए आया कि भैया परिवार सहित अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन करने की व्यवस्था ठीक करा दो, भैया बनारस जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करने की व्यवस्था ठीक करा दो, भैया हम मथुरा जा रहे हैं, भीड़ भाड़ ना हो, तो भीड़ होगी तो हमारी दर्शन करने की व्यवस्था करा दो। तो ये इतना बड़ा जो बदलाव है, नैमी सारण लोग जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने अपने विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया, उसको छोड़ा। नंदी जी, आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी में 80 और मोदी सरकार 400 पार? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नारा लगाए कि अब की बार 400 पार, तो वो तो चलो पार्टी है, पार्टी को नारा लगाना चाहिए, पार्टी नारा लगाती है और पार्टी ने नारा लगाया, पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाए, उनको लगाना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, हम पार्टी के नेता, हमें नारा लगाना चाहिए, लगाया। लेकिन जो माहौल बना है, जो माहौल बना है और प्रदेश के अंतिम गांव तक, देश के अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक ये माहौल बना है, लोगों ने, लोगों के मन में है, लोग इस बार हल्ला मचा रहे हैं, लोग इस बार चिल्ला रहे हैं, लोग इस बार ऐसा सोच रहे हैं। और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? यहाँ सब बहुत सारे लोग बैठे हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, व्यापार करने वाले लोग बैठे हैं, गांव से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, शहर के जुड़े हुए लोग बैठे हैं। गरीब व्यक्ति 1 लीटर का तेल का एक बड़ा वो जो नाप होता है, 1 लीटर का होता है, ऐसे 1 लीटर तेल लिया, नापा, कोई 1 लीटर लेता, कोई 2 बड़े लोग 1 लीटर लेते थे, 1 लीटर लेते, एक आधा लीटर का नपना आता है, एक 200 ml का आता है और एक 100 ml का, एक 50 ml का, एक 20 ml का। क्यों भाई 20 ml का? 20 ml का नाप वाला आता था तो 2 रुपये या 5 रुपये का तेल लेता था। वो बच्चे को खांसी आ रही है, वो दवा पिलाया, वो दवा को धुल करके सीसी, उसी सीसी में 2 रुपये या 5 रुपये का तेल ले जाता था। तो 20 ग्राम का जो नपना होता था उसमें आधा गिरा के आधा तेल देते थे, 5 रुपये का या 2 रुपये का आधा सीसी तेल ले जाता था। वो शाम को बेचारा आधे तेल में सब्जी छौंकता था, सुबह दाल छौंकता था, और जो बचता था हैंडपंप में नहाए, कुआं में नहाए, नहाने के बाद उसको ऐसे ठोक ठोक करके निकाल के मॉइस्चर के रूप में यूज करता था, मुंह में लगाता था कि ओंठ ना फटे, हाथ ना फटे। उस व्यक्ति को 1 लीटर तेल मिला, वो पूड़ी भी बना रहा है और पकौड़ी भी छान रहा है, नमक खाया है तो नमक अदा करेगा। जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, वो लोग खुद से तैयार बैठे हैं। जो झोपड़ी में रहते थे, पानी बरसता था तो कभी वो ऊंचे पर चबूतरे पर, कभी तखत पर बैठते थे और पूरी रात पूरे बच्चों को एक पन्नी से उड़ा करके पूरी रात बारिश बंद हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे। उनको पक्का मकान मिला है, और पक्का मकान कोई जाति धर्म मजहब का नहीं, जो भी जाति हो, जो भी धर्म हो, जो भी मजहब हो, सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों को मिला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो वो जनमानस आज खुद से तैयार बैठा है कि कब चुनाव की घड़ी आए और हम जाकर के वोट डाल करके मोदी जी का और योगी जी का शुक्रिया अदा करें कि हमें इस सब कुछ देने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बताया कि प्रयागराज के लिए, पूर्वांचल के लिए, यूपी के लिए क्या कुछ होने वाला है ग्राउंड पर। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार की हैट्रिक बन रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये हमारा नहीं जनमानस का नारा बन चुका है और जनमानस पूरी तरह से तैयार है। 400 पार तो छोड़िए, 500 पार ना हो जाए, इस तरह की लोगों में चर्चाएं हैं और निश्चित रूप से हम लोगों ने काम किया और हमें पूरा भरोसा है थैंक यू कि सर, हम पार करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।
लीजिए आप मंच पर रहिए। बहुत सर, आप प्लीज मंच पर ही मौजूद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। रमेश चंद्र सर, आप प्लीज मंच पर आएं। जी मीडिया आपका धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। और तो देखिए, इस वक्त कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से संजय खुदेशिया जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। इफ्को प्रयागराज से जनरल मैनेजर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्लीज मंच पर आएं। जी मीडिया आपको सम्मानित करता है। साथ ही हरे राम पुरवार पापड़ एंड स्पाइसेस इंडिया प्रोडक्ट से विवेक पुरवार जी डायरेक्टर हैं। आप भी प्लीज मंच पर आएं। तो ये तमाम वो खास मेहमान हैं जिन्होंने प्रयागराज को आगे बढ़ाया है और अभी भी प्रयागराज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका। और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। बहुत शुक्रिया आपका।